तो आई एम इनविंसिबल की एपिसोड नंबर 86 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे होंग को बताते हुए थंडर लाइटनिंग को अपने एक ही झटके के साथ में तोड़ डालता है। हम सेफली होंग को थंडर लाइटनिंग के हमले से बचा करके नीचे जमीन पर ले आता है। देख करके तो इतने समय होंग भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और अपने मन में कहता है कि इसने एक्चुअली में किसी दूसरे के ट्रिब्यूलेशन में इंटरफेरेंस कर लिया, बिना किसी दिक्कत के थंडर लाइटनिंग को पीछे ढकेल दिया। अगर यहाँ पर कुछ मिस्टेक भी हो जाती मरने वाला था, लेकिन उसके साथ साथ मास्टर भी यहाँ पर मारा जाता। तो वापस से थंडर लाइटनिंग की ओर दिखाया जाता है जैसे कि जुलियन ने एक हाथ मार करके पीछे भेज दिया होता है। हमला करने के लिए और भी ज्यादा बुरी तरीके से भड़क चुकी होती है। तो व्हाइट और ब्लैक कलर की थंडर फ्लेम में बदल जाती है। ब्लैक ड्रैगन की फॉर्म होती है और दूसरी एक बड़े से व्हाइट टाइगर की फॉर्म। अपनी जबरदस्त ताकत के साथ वहाँ पर जुलियन और होंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। देख करके होंग घबराते हुए कहता है कि अरे नहीं, 71वीं लाइटनिंग स्ट्राइक तो और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। तब बोला कि यहाँ पर इसे टकराने के बाद 100 इमोर्टल वेंडेवर्स भी एक ही झटके में मारे जाएं। कहता है कि वो ब्लैक कलर की ड्रैगन वाली लाइटनिंग सीधा जुलियन और होंग के ऊपर आ जाती है। सबके बावजूद भी जब जुलियन उसके सामने से नहीं हटता है तो होंग चिल्लाता उसे कहता है कि आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हो, पर अपनी जान प्यारी नहीं है, ये लाइटनिंग इतनी ज्यादा भयानक है यहाँ पर ये आपकी भी जान ले ले। जुलियन उसके चांद में टपली मारते हुए कहता है कि मेरे डिसाइपल तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ध्यान से अपनी आंखें खोल करके देखो क्योंकि आज के दिन हम लोग यहाँ पर बिल्कुल नहीं मरने वाले। इस ध्यान से देखना कि आज तुम्हारे मास्टर तुम्हारा इस चीज से बदला कैसे लेने वाले हैं। जुलियन उस लाइटनिंग वोल्ट के ड्रैगन के ऊपर उल्टा हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। होंग जुलियन की ये बात सुन हैरान होते हुए कहता है कि क्या कहा मास्टर यहाँ पर मेरा बदला लेने के लिए जा रहे हैं। जुलियन उस लाइटनिंग बोल्ट के हमले को रोकने के लिए वहाँ पर हेवनली अवतार अपेयर करता है। लोगों के सामने जुलियन का वो लेजेंडरी एकदम बड़ा सा हेवनली अवतार सामने अपेयर होता है। उस अवतार की पावर को फील करते हुए देख करके वो होंग भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। अवतार की पावर को पहले भी कई बार फील किया है लेकिन इस बार तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक इस ट्रिब्यूलेशन से भी ज्यादा डरावनी। वाकई में रीइंकार्नेशन ऑफ एंशिएंट एम्प्रेस सच में इतने ज्यादा टेरिफाइंग होते हैं। सीन वापस से फाइट की ओर दिखाया जाता है जहाँ पे कि जुलियन का वो बड़ा सा अवतार ड्रैगन की लाइटनिंग में एक जबरदस्त किक मारता है तो वो ड्रैगन वहीं पे टूट करके बिखर जाता है। जुलियन उस हमले को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि इस लाइटनिंग के अवतार की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे सामने इतने ज्यादा एरोगेंट बनने की, तुमने यहाँ पर मेरे डिसाइपल को जख्मी करने की हिम्मत की है तो इसलिए उसके लिए तुम्हें अब 100 टाइम्स पे बैक करना पड़ेगा। जुलियन उस लाइटनिंग को दह घुसे और दह लातों के साथ में पटक पटक करके पीटने लगता है, इससे वहाँ के आसपास की नीचे की जमीन भी फट पड़ती है। देख करके ली और सेक्ट मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। तो हैरान होते हुए कहता है कि क्या जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ वो सच है या फिर कुछ मैं गलत देख रहा हूँ। कोई आम इंसान यहाँ पर इस तरीके की चीजों को कैसे कर सकता है। कुछ देख एक्साइटेड होते हुए कहता है कि डैम इट, मुझे तो लगा था कि इस बार सीनियर ब्रदर अपने आप को ही फोड़ने वाले हैं। मास्टर से एक्सपेक्टेड था, मास्टर ठीक समय पर उसे बचाने के लिए आ गए। फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जुलियन वहाँ पर व्हाइट और ब्लैक दोनों थंडर लाइटनिंग को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद में कहता है कि क्या यही वो 89 केओस ट्रिब्यूलेशन है, तो मैं बस थोड़ी बहुत कंफर्टेबल खुजली ही पैदा कर पा रही है। इनकी ये बात सुनकर के तो होंग तो हैरान ही रह जाता है। तो कहता है कि हे भगवान, इस लाइटनिंग में फंसे हुए इस बंदे को कंफर्टेबल फील हो रहा है, तो मैं यहाँ पर इसके बीच में सफर कर रहा हूँ तो उसके बारे में क्या। तो ये चीज भी एक रीइंकार्नेशन एंशिएंट एम्परर के सामने कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर यहाँ पर मुझे ना हेजिटेशन के मुझे यहाँ पर बचाने के लिए नहीं आया होता तो अब तक तो मैं यहाँ पर मारा जा चुका होता। तो मैं हमेशा इसका डिसाइपल बनकर इसकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं वापस अपनी पीक पर आ जाऊंगा तो मैं इसको परेशान करने के लिए अपने डेमोनिक आर्ट्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसके बाद में वहाँ पर आसमान भी धीरे धीरे साफ होने लगता है और ठंडर लाइटनिंग गायब होने लगती है। ये लोग भी खुश होते हुए कहते हैं कि जरा देखो, लगता है कि ठंडर लाइटनिंग अब बंद हो रही है। मतलब पीक मास्टर ये ने हेवनली ट्रिब्यूलेशन को भी यहाँ पे हरा डाला। तो सेक्ट मास्टर भी शॉक होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर ट्रिब्यूलेशन क्लाउड्स को भी इतनी आसानी से हरा डाला है कि घंटा वो बादल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मैं थोड़ा कमजोर हूँ, वरना मास्टर की जगह पर मैं ही उसे देख लेता। इतना कहना ही था कि आसमान में फिर से अजीब व गरीब गड़बड़ियां होने लगती है और फिर से फटने लगता है और वहाँ पर थंडर लाइटनिंग की शुरुआत होने लगती है। लिंक से मिलकर के एक बड़ा सा व्हाइट कलर का हाथ बनता है जो कि वहाँ पर उन सभी लोगों से कहता है, ये है हेवनली डाओ की असली पावर, जिसको भी कभी भी यहाँ पर अपवित्र नहीं किया जा सकता। तो लाइटनिंग वहाँ पर अपनी एक ह्यूमनाइट लाइटनिंग फॉर्म ले लेती है। मन उस ह्यूमनाइट लाइटनिंग फॉर्म को देख करके बाकी के लोग भी हैरान होते हुए कहते हैं कि ये लास्ट ह्यूमन लाइटनिंग बोल्ट ह्यूमन की तरह कैसे बात कर पा रहा है। मास्टर कहता है कि ये लाइटनिंग की फाइनल फॉर्म तो सिर्फ एंशिएंट रिकॉर्ड्स में ही रिकॉर्डेड है, सामना करके तो एक इमोर्टल एम्परर भी मारा जा सकता है। तो ह्यूमन लाइटनिंग फॉर्म का स्ट्राइक अपना एक जबरदस्त हमला तैयार करती है। तो उसे कहते हैं कि अब तुम लोगों के ऊपर हमला करने के लिए डिवाइन इंद्रदंड आ रहा है और तुम पापियों को अब खत्म होना पड़ेगा। तो उस हमले के चार्ज होते ही वहाँ पे काफी ज्यादा भयानक पावर्स अनलेस होने लगती हैं। प्रेशर के भी सामने खड़े होने में ली को दिक्कत होने लगती है। उसे कहता है कि डैम इट ओल्ड सेक्ट मास्टर जिंक्स, तो यहाँ पर एक्चुअली में इस चीज को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया। ट्रिब्यूलेशन थंडर लाइटनिंग की पावर तो पहले की लाइटनिंग से 10,000 ज्यादा गुना ताकतवर है। सब कुछ देख सेक्ट मास्टर भी अपने घुटनों के बल आते हुए कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ कम्प्लीटली खत्म हो गया, अब कोई भी इस डिवाइन पनिशमेंट को रोक नहीं सकता। जुलियन उस हमले को अपनी हराते हुए देखकर इसके बस यही कह रहा होता है कि इसकी तो बहुत अच्छी टाइमिंग है। रूमर्स के हिसाब से मैंने
मैंने सुना था कि केओस लाइटनिंग एक सुप्रीम ट्रेजर होता है, बेहद ही ज्यादा न्यूट्रिशियस। इसे टेस्ट करने के लिए अब मुझसे तो रोका ही नहीं जाता। तो जुलियन उस लाइटनिंग स्ट्राइक को रोकने के लिए अपने हेवन सोलिंग रॉड का इस्तेमाल करता है। आसमान में एक बड़ा सा ड्रैगन निकलता है जो कि एक जोरदार दहाड़ लगाता है। अपने उस ड्रैगन से उस पूरी लाइटनिंग को अपने अंदर सोलो करने के लिए कह देता है। ड्रैगन उस पूरे के पूरे हाथ को ही अपने मुंह में भर लेता है और उसको अपने अंदर सोलो करने लगता है। तो हंग और भी तो वो कहता है कि ये तो एक्चुअली में यहाँ पर डिवाइन पनिशमेंट को ही सोलो किए जा रहा है। जुलियन के इस कारनामे को हैरानगी से देखते हुए यही कह रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी चीज है, तो ये उल्टा डिवाइन पनिशमेंट को ही अपने अंदर खाते जा रहे हैं। जुलियन का वो ड्रैगन धीरे धीरे डिवाइन टावर को ये पूरी तरीके से सोलो करने लगता है। ये देख हैरान होते अपने मन में कहता है कि एक्चुअली में रूल्स को इग्नोर करते हुए पनिशमेंट को ही अपने लिए यूज करने जा रहा है। ये बंदा कोई ह्यूमन भी है या फिर एक भगवान बन चुका है, ये तो खुद ही इस पनिशमेंट के ऊपर रूल करने जा रहा है। जुलियन भी अपने ड्रैगन की मदद से उस पूरी लाइटनिंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया जा रहा होता है। जैसे कि एब्जॉर्ब करने के बाद में वो कहता है कि वाकई में ये तो काफी ज्यादा डिलीशियस है। इसके साथ में जुलियन उस लाइटनिंग को अपने शरीर के अंदर रिफाइन करने लगता है कि उस लाइटनिंग सीड अब तुम यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट करो, पनिशमेंट की जगह पर मेरे अंदर की सारी वेन्स को रिफाइन कर दो। उस लाइटनिंग के सीड की मदद से वहाँ पर जुलियन अपनी सारी वेन्स को रिफाइन कर लेता है। जुलियन की फिजिकल बॉडी पूरी तरीके से कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पर पहुंच जाती है। कुछ अपनी आंखों से देख कर कहे वो ह्यूमन लाइटनिंग की फॉर्म भी हैरान हो तो अपने मन में कहते हैं कि ये चीज तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पनिशमेंट को तो यहाँ पर हेवनली पावर से बनाया जाता है, तो फिर एक मोर्टल इसको आसानी से कैसे खा सकता है? इसने तो इसका इस्तेमाल यहाँ पर अपनी बॉडी को रिफाइन करने के लिए कर लिया। आखिर ये बंदा वाकई में है कौन? जुलियन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर उस डिवाइन पनिशमेंट को चट कर लेने के बाद में उससे कहता है कि तुम्हारे पास में अब बस इतने ही पावर्स हैं, तो यहाँ तक कि मेरे केओस लाइटनिंग सीट के 10% हिस्से को भी नहीं भरा है। तुम्हारी पावर से यार बिल्कुल डिसअपॉइंटेड लिख ली, जो कि मेरे सिर्फ दांत में ही अटक गई। ये सारी बातें सुनकर थंडर लाइटनिंग की वो ह्यूमन फॉर्म और भी ज्यादा भड़क जाती है। जुलियन के ऊपर अपने पंच से हमला करते हुए कहती है कि कमी न कहीं के इतना सारा एरोगेंट बनना बंद करो। हेवेंस की विल के अंदर तुम भी यहाँ पर एक ही पल में धूल में बदल जाओगे। फिर वो अपनी डिवाइन लाइट फिस्ट के साथ में जुलियन के ऊपर हमला कर देता है। कि इस फिस्ट के अटैक के साथ में तो इमोर्टल एम्पायर्स की बॉडी और सोल्स को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अब तुम इसका सामना भी कर पाओगे। जुलियन के ऊपर उससे ज्यादा पावरफुल हमला होने लगता है तो सिस्टम वहाँ पे अपीयर हो जाता है और इसे बताता है कि एनिमी के अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए इसके तौर पे आपकी पावर्स भी बढ़ाई दी जाती है। तो अब जुलियन और भी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि हाँ अब आएगा असली मजा। जुलियन सिर्फ अपना एक हाथ बढ़ाता है और उस पावरफुल फिस्ट के अटैक को बस एक ही झटके में रोक देता है। तो ह्यूमन लाइटनिंग में हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या इसने इस अटैक को रोक दिया? अगर कैसे? ये बंदा ये सब कुछ कैसे कर सकता है? मामूली इंसान मेरे इस हमले को कैसे रोक सकता है, वो भी इतने एफर्टलेस? डरावनी बात तो यह है कि उसकी शक्तियां अब यहाँ पर मेरी शक्तियों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हर समय से वो मुझे दबा रहा हो, यहाँ तक कि मेरी ये थंडर ओरिजिन की फॉर्म भी बुरी तरीके से कांप रही है। वो थंडर लाइटनिंग की ह्यूमन फॉर्म अपनी थंडर ओरिजिन वज्र का इस्तेमाल करती है। करते हुए जुलियन के ऊपर कई सारे पंचेस के सामने हमला करने लगती है। दोस्तों कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि कोई इस दुनिया में यहाँ पर मेरे जजमेंट को भी डिफीट कर सकता है। जुलियन तो उसके उन सभी पंचेस से बड़ी आसानी से बचते हुए उसे कह रहा होता है कि तुम तो अभी काफी ज्यादा स्लो और काफी ज्यादा कमजोर हो। हमारे ये पंचेस इतने ज्यादा स्लो इतने ज्यादा कमजोर क्यों हैं? हमारी ये ओरिजिन रेनिंग की पावर धीरे धीरे करके कमजोर तो नहीं होती जा रही? जुलियन इसी तरीके से उसका मजाक उड़ाते हुए उसके कई सारे पंचेस से बड़ी आसानी से डॉज करता जाता है। उसे बच्चा और कमजोर कहते हुए चिढ़ाने लगता है। की वजह से वो थंडर लाइटनिंग की ह्यूमन फॉर्म गुस्से में और भी ज्यादा भड़क पड़ती है। कहती है डैमेज जितनी बार भी मैं यहाँ पर अपनी ताकत बढ़ाते जा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर मुझसे भी दुगना ताकतवर होता जा रहा है। यहाँ तक इसकी ये डिवोरिंग पावर के सामने मेरी ओरिजिन थंडर भी यहाँ पर कमजोर पड़ती जा रही है। एक ऐसा अंतहीन ना खत्म होने वाला गुआ जिसके खाने की पावर कभी खत्म नहीं हो रही है। ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो ये धीरे धीरे करके मुझे पूरी तरीके से ही सोलो कर जाएगा। इधर हमें जुलियन को दिखाया जाता है जो कि अब अपना एक जबरदस्त पंच बनाते हुए थंडर लाइटनिंग की ह्यूमन फॉर्म के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। एक ही पंच के साथ में वो थंडर लाइटनिंग की बड़ी सी फॉर्म भी पीछे जाकर के दूर गिरती है। करके होंग भी हैरान होते हुए कहता है कि ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए वही स्ट्रेंथ है जैसे कि मैं हमेशा से अपने लिए चाहता था। और ये बात यहाँ पर सिर्फ पावर की नहीं है, एब्सोल्यूट डोमिनेंस के साथ में दुनिया को नीचे झुका देने की है। अब ये तो मानना ही पड़ेगा कि ये जुलियन वाकई में काफी ज्यादा कमाल का बंदा है। हमें जुलियन को दिखाया जाता है जिसके इतने समय पावर काफी ज्यादा भयानक हो चुकी होती है। लाइटनिंग ह्यूमन फॉर्म को कुत्ते की तरह पीटते हुए उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ। लिटिल थंडर तुम तो यार यहाँ पर वाकई में काफी ज्यादा कमजोर निकले, तक तुम्हें हराने के लिए तो मुझे यहाँ पर अपने सीरियस एफर्ट्स का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। ह्यूमन लाइटनिंग की उस फॉर्म को दिखाया जाता है जिसके इतने समय जुलियन ने पीट करके कुत्ते की जैसी हालत कर दी होती है। अगर बिल्कुल भी कम नहीं हुई होती है, इसलिए वो जुलियन से कहता है कि डैम इट, अगर तुम्हारी यहाँ पर कुत्ते बिल्ली की तरह मेरे साथ खेलने की हिम्मत कैसे हुई, यहाँ तक कि तुमने यहाँ पर मेरी थंडर ओरिजिन को भी आधा डिवोवर कर लिया है। अब अगर यहाँ पर मैं अपनी पूरी ताकत के साथ में हमला नहीं करता हूँ तो तुम तो फिर मुझे पूरी तरीके से ही रिफाइन कर जाओगे। तुम्हें यहाँ पर हराने के लिए भले ही मुझे यहाँ पर इस पूरी दुनिया की पावर को ही ड्रेन क्यों ना करना पड़े, मैं यहाँ पर अपने साथ तुम्हें भी डिस्ट्रॉय कर जाऊंगा। वो थंडर लाइटनिंग की ह्यूमन फॉर्म वहाँ पे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ह्यूमन कल्टीवेटर्स की कल्टीवेटिंग पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। ली सेक्ट मास्टर
और बाकी के सभी ह्यूमन कल्टिवेटर्स की पावर धीरे धीरे उनकी बॉडी से निकल करके उस थंडर लाइटनिंग की ह्यूमन फॉर्म में जाने लगती है। थंडर लाइटनिंग की पावर और स्पीड वहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो जुलियन के ऊपर हमला करने के लिए वहाँ पर अपने कई सारे क्लोन्स भी बना लेता है। सबको एक साथ देख जुलियन तो और भी ज्यादा एक्साइटेड हंस करके कहता है बहुत अच्छे, अब तो यहाँ पर काफी सारी लाइटनिंग थंडर आ गई और मेरे केओस लाइटनिंग सीड को स्टेबलाइजिंग करने के लिए काफी रहेगी। वो देख करके तो अब मेरी भूख और भी ज्यादा बढ़ गई। में दिखाया जाता है कि उस थंडर लाइटनिंग के फॉर्म ने अपनी कई लाख फॉर्म्स बना ली होती हैं। अब एक साथ आगे बढ़ के सीधा जुलियन के ऊपर चार्ज कर देती है। जुलियन भी एकदम तैयार खड़ा होता है। लाइटनिंग फॉर्म्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए वो वापस से अपने डिवोरिंग ड्रैगन्स को अपेयर कर लेता है कि आज के दिन में तुम्हें डिवोर करने के लिए अपनी ट्रू आर्ट्स ऑफ डिवोरिंग का इस्तेमाल करूंगा। तो कई सारी तादाद में डिवोरिंग ड्रैगन्स बाहर निकल आते हैं। सभी क्लोन्स को बड़ी तेजी से चट करने लग जाते हैं। जुलियन के हाथ डिवोर होता हुआ देख करके थंडर लाइटनिंग भी हैरान होते हुए कहती है नहीं मेरे क्लोन्स, इस बंदे ने मुझसे मेरी सारी पावर्स छीन ली। लाइटनिंग की सारी पावर को डिवोर करने के बाद में जुलियन भी कहता है कि वाकई में मेरा केओस लाइटनिंग का सीड भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर अपनी खुद की केओस लाइटनिंग को जनरेट कर सकता है कि यहाँ पर पूरी तरीके से मेरे साथ में सॉलिड फाइट होगी। सच्चे फिर तो ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी है। में उस थंडर लाइटनिंग के बादल की ओर भी देखा जाता है जिसकी की पावर अब पूरी तरीके से ड्रेन कर ली गई होती है। हाल पूरी तरीके से भिखारियों की तरह हो गया होता है। लेकर के यहाँ पर होंग भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार ये सब कुछ खत्म हुआ, लेकिन ये कोई एक फाइट नहीं थी बल्कि ये जुलियन तो एक तरफ से उसकी बैंड बजाया जा रहा था। उस थंडर लाइटनिंग के बादल के हार जाने की वजह से ह्यूमन कल्टिवेटर्स की जो पावर्स उन्होंने एब्जॉर्ब की होती हैं वो भी उन लोगों के अंदर वापस आने लगती हैं। कल्टिवेशन पावर ही वापस नहीं आती है बल्कि उनकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ने लगती हैं। और नहीं बल्कि हमारे जुलियन ने वापस की होती हैं। जुलियन उन लोगों को बताता है कि हमारी पावर्स को वापस करने के साथ मैं इनके अंदर अपने ओरिजिनल थंडर को भी मिला दिया है, क्योंकि इफेक्ट के तौर पे तुम्हारी पावर्स यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। होंगी और भी दिखाया जाता है जो कि थोड़ा उदास तो वो यही कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पर अकेले थंडर ट्रिब्यूलेशन का सामना नहीं किया। मतलब यही है कि मैं इस अटेम्प्ट में बिल्कुल पूरी तरीके से फेल हो गया। जब तक मैं यहाँ पर जिंदा हूँ तब तक मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए एक होप जिंदा है। अगली बार मैं ब्रेक थ्रू करने में सक्सेस जरूर से होऊंगा। डिसाइपल होंग को परेशान देख जुलियन उसके पास में आता है और उससे कहता है तुम भले यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के लिए अगली बार का इंतजार कर सकते हो लेकिन मैं नहीं। मैंने लंबे समय से कड़ी मेहनत की है, मैं यहाँ पर कुछ तो कंपनसेशन डिजर्व करता हूँ। कहने के बाद मैं जुलियन उस लाइटनिंग थंडर के बादल की ओर आगे बढ़ने लगता है। जुलियन को अपनी ओर आते हुए देखकर कांपते हुए कहता है कि नहीं मेरे पास में बिल्कुल मत आओ। कार्य ट्रिब्यूलेशन यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और अब मैं वापस घर जाना चाहता हूँ। जुलियन उसको हंसते हुए धमकी देते हुए कहता है कि ये जगह कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे जब तक तुम अपना मुंह उठाकर आ जाओ और चले जाओ। इसलिए अब अगर तुम्हें शांति से वापस घर जाना है तो तुम्हें यहाँ पर उसकी कीमत चुका कर जानी पड़ेगी। अब जल्दी करो और अपनी ऑस्पिशियस लाइटनिंग को असेंड करो। हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए जुलियन से पूछता है कि क्या ये वाकई में पॉसिबल हो सकता है? हेवनली ट्रिब्यूलेशन को एक बंदा इस तरीके से कैसे डरा सकता है? वहीं पे हमें जुलियन के रूप में दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर हेवनली ट्रिब्यूलेशन के बादल को डरा रहा होता है। वो बादल भी जुलियन से हार मान करके डरते हुए कहता है कि जी मालिक, जी पापा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। अब बस एक बार मेरी यहाँ पर जान बख्श दीजिए और फिर मैं आपका गुलाम बन के आपका काम करूंगा। तो कहता है ठीक है, फिर तुम सबसे पहले मेरे डिसाइपल के ब्रेक थ्रू में मदद करो। बादल अब जुलियन की बातों को मानते हुए अपनी थंडर लाइटनिंग को वहाँ पर अनलिस्ट करता है और सीधा उनकी कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू कराने के लिए अपनी असेंशियल लाइटनिंग से मदद करने लगता है। वहीं पे बाकी सभी लोग भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। ट्रिब्यूलेशन बादल कैसे ये जुलियन को अपना बॉस कह रहा है। इस वजह से अब जुलियन ने मिलियंस ऑफ साल पुराने रूल्स को भी यहाँ पर चेंज कर दिया है। वहीं पे हमें ट्रिब्यूलेशन बादलों की ओर भी दिखाया जाता है। अब होंग के ऊपर अपनी गोल्डन असेंशियल लाइटनिंग से उसका ब्रेक थ्रू कर रहा होता है, इसलिए उस लाइटनिंग के अंदर अब होंग को भी काफी ज्यादा अच्छा फील होने लगता है। कहता है कि इससे तो मेरी सारी पुरानी चोटें और मेरी मेरिडियंस भी बिल्कुल ठीक हो गई। बात पर वो ट्रिब्यूलेशन बादल उसके ऊपर भड़कते हुए कहता है कि बेवकूफ बच्चे, तो बताया कि ये मेरी टॉप टायर की ऑस्पेक 9 टर्न लोटस लाइट है, मिलने वाले फायदे के बारे में तो तुम सोच भी नहीं सकते। साथ में उस लाइटनिंग के अंदर होंग की फ्लेम्स की पावर काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है। साथ साथ होंग की कल्टीवेशन भी काफी तेजी से ग्रो करने लगती है। होंग इसी तरीके से ब्रेक थ्रू करते हुए सबसे पहले 9th स्टेज का सेलेस्टियल इमोर्टल बनता है। इसी तरीके से उसकी इमोर्टल पावर की क्वालिटी 7th ग्रेड की हो जाती है। होंग कहता है कि ग्रेड 7 आखिर ये किस तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर इस चीज के ग्रेड के बारे में हम लोगों को बताया जाता है। इमोर्टल पावर्स के ग्रेड में फर्स्ट से लेकर 9 सेलेस्टियल इमोर्टल्स होते हैं। पहला मिस्टिक इमोर्टल होता है जो कि ग्रेड 2 में आता है। इसी तरह जैसे जैसे उनकी मिस्टिक पावर्स बढ़ती रहती हैं तो उसी के साथ में स्ट्रेंथ और डैमेज डिफेंस की पावर में भी एक काफी बड़ा बूस्ट आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि ग्रेड 2 के बाद में कल्टीवेशन लेवल की पावर की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं होता है। तो उसके लिए आपको हमेशा ही काउंटलेस ट्रेजर्स को रिफाइन करना पड़ता है। सक्सेस रेट भी यहाँ पर मिलियंस में एक बार होता है। ज्यादातर इमोर्टल किंग्स और इमोर्टल एम्पर सिर्फ 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड तक ही पहुंच पाते हैं, जबकि ग्रेड 5 और ग्रेड 6 पर पहुंच करके आप एक वेनेबल बन जाते हैं। तो एक इमोर्टल एम्पर यहाँ पर
ग्रेट 7 की पावर्स को पोजेस कर पाता है। इसके साथ में हमें होंग की ओर दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपनी पावर्स के बढ़ जाने के बाद में नीचे जमीन में एक जोरदार पंच मार के अपनी पावर्स को चेक करने लगता है। कहता है कि इतने समय होंग की उस पंच की पावर काफी ज्यादा हो जाती है। तो वो कहता है कि अगर अभी की मेरी करंट की स्ट्रेंथ को देखा जाए तो मैं इतने समय एक मिस्टिक इमोर्टल को भी बड़ी आसानी से खत्म कर सकता हूँ, यहाँ तक कि एक ऑर्डिनरी इमोर्टल मोनार्क को भी। अगर सेंट्रल रीजन के मेरे उन पुराने दुश्मनों को ये पता चल जाए कि अब मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो उनके वो मुंह के एक्सप्रेशन मुझे देखने लायक होंगे। एक बार मैं सेंट्रल रीजन में वापस लौटूंगा तो वो लोग अपने खून के आंसू रोएंगे। जुलियन भी उसकी पावर्स को देखते हुए होंग से कहता है, नहीं डिसेबल, इतने समय अब तुम काफी ज्यादा ऑसम हो चुके हो। जुलियन के बीच ट्रिबुलेशन बादल उसे कहता है कि बॉस, आप इतने समय मेरे इस काम से खुश हैं या फिर आप मुझे कोई और ऑर्डर देना चाहते हैं? अभी आपके पास में कोई काम ना हो तो मैं वापस अपने घर चले जाऊं। उसे कहता है कि हाँ, तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, इसलिए अब तुम वापस जा सकते हो। बादल को जुलियन के मुंह से इतना सुनने की देरी थी कि वो वहाँ से सीधा 9-2-11 उड़ जाता है। तो मालिक, इस बार तो मिल गए लेकिन मुझे दोबारा मत मिलना। होंग के भी आज्ञाकारी डिसाइपल बनने का समय आ चुका होता है। और रेस्पेक्टफुली जुलियन के सामने आकर खड़ा होता है। कह रहा होता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये शब्द कहना मेरे लिए इतना ज्यादा मुश्किल होगा। मैंने यहाँ पर कई 100 सालों से बुरे दिल वाले इंसानों को देख रखा है, अब तो मुझे उन सब लोगों की गिनतियां भी नहीं है। सिर्फ ये जुलियन ने यहाँ पर बिना किसी हेजिटेशन के लिए मेरे लिए ये सब किया है। रोशनी में आज मेरा ये ट्विस्टेड हार्ट भी बदल चुका है, इसलिए आज से मैं इस बार इसके ऊपर विश्वास करूंगा। होंग क्या ने कभी भी कावर्ड नहीं रहा है, फिर भी अगर मुझे यहाँ पर धोखा मिला तो मैं इसे भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। दोस्तों, फिर होंग वहाँ पर सीधा जुलियन के सामने अपने घुटनों पा जाता है, सामने दिल से रेस्पेक्टफुली अपना सिर झुकाते हुए कहता है, होंग क्या ने मास्टर को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया करता है। आपका शुक्रिया, मैं कभी भी आपकी इस काइंडनेस का रीपे नहीं कर पाऊंगा। प्लीज अपनी आंखें बंद करके आपसे मास्टर को फॉलो करूंगा और कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। होंग इस तरीके से देख करके तो इधर जुलियन भी हैरान जाता है। कहता है, लगता है कि आखिरकार इस डिसाइपल ने यहाँ पर मेरे सामने अपनी समर्पण कर ही दिया। है कि सच्चे मन से मुझे यहाँ पर अपना मास्टर मानना चाहता है। इस चीज की अभी पूरी तरीके से आदत नहीं है। इधर ली को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे होंग को ठीक देख उसके गले लगते उससे कहता है कि ब्रदर, आपसे इतनी ज्यादा हार्ट टचिंग बातों को सुनकर के मुझे काफी ज्यादा रिलीव्ड मिला। होंग कहता है कि साले सीधा मेरा गले ही बीचने आ गया, तो ये कभी मेरे ऊपर से नहीं हटा तो मैं तुझे यहीं पर मार डालूंगा। साथ में बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर होंग को ब्रेक थ्रू करके इमोर्टल बनने के लिए बधाइयां देने लगते हैं। वहीं पे सेक्ट मास्टर भी जुलियन से कहते हैं, ब्रदर तुमको भी कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आखिरकार इस बैटल के बाद में तुम्हारा डिसाइपल यहाँ पर चेंज हो गया और थोड़ा पोलाइट हो गया। वाकई में ये काफी ज्यादा ब्लेसिंग्स की बात है। जुलियन कहता है कि लिटिल होंग, मुझे तो तुम्हारा वो रिवेलियस लुक ही ज्यादा पसंद है। इसके बाद जो तुम्हें डिसिप्लिन सिखाने में मुझे मजा आता है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। अपने मन में कहता है साला अब मैं यहाँ पे सुधर गया हूँ, लेकिन फिर भी ये मान के नहीं दे रहा है। तो मैंने अपनी हार्ट टचिंग स्पीच दी, वो भी इसके सामने बिल्कुल बेकार रही। जिसके साथ ही होंग जुलियन से कहता है कि मास्टर यार, अब इस तरीके से मेरा मजाक तो मत उड़ाइए, मैं यहाँ पर आपके सामने शो ऑफ कैसे दिखा सकता हूँ। उसे कहता है कि तुम अब यहाँ पर बदल चुके हो, यहाँ तक कि अब तुम्हारी कल्टीवेशन भी मुझसे ज्यादा हो चुकी है। तुम यहाँ पर अपनी पुरानी इच्छा को पूरा करने के लिए यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? होंग से ये तो कहता है, लेकिन साथ ही अपने मन में ये भी कहता है, तो जब जाकर मैं अपने डिसाइपल को कूटने का एक्सपीरियंस फील कर पाऊंगा, इसकी मदद से मिलने वाला मेरे कल्टीवेशन गिफ्ट भी। मास्टर जुलियन से कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा विचार है, वजह से तो तुम्हारे डिसाइपल के कल्टीवेशन में भी मदद मिलेगी। दूसरा बंदा भी कहता है कि हाँ, इससे तो पीक मास्टर ये की टेक्निक्स को हमें पर्सनली देखने का मजा मिलेगा, शायद से हम लोगों को यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने में थोड़ी मदद मिल जाए। वहीं पे जुलियन के साथ में फाइट लड़ने की बात सुनकर तो यहाँ पर होंग की आत्मा ही बाहर निकल आई होती है और वो अपने मन में कहता है कि क्या मेरी कल्टीवेशन यहाँ पर इस बंदे के सामने कुछ भी नहीं है, ये बंदा यहाँ पर इस चांस का फायदा मुझे कूटने में लगाएगा कि मैं यहाँ पर पहले ही अपनी जगह ना भूलूं। जुलियन भी होंग से कहता है कि कम ऑन डिसाइपल, अब तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ में मेरे ऊपर हमला करो। होंग तो रोते हुए सीधा जुलियन के कदमों में गिर जाता है और उससे कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं पहले काफी ज्यादा एरोगेंट हुआ करता था, ऑफेंड किया करता था, इसके लिए मैं मरना डिजर्व करता हूँ। अब से मैं आपके हर एक ऑर्डर्स को बहुत अच्छे से मानूंगा, अपने दिमाग में आपको धोखा देने के बारे में नहीं सोचूंगा। उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम बस सीधा मेरे ऊपर हमला करो, मैं बस तुम्हारी प्रोग्रेस को टेस्ट करना चाहता हूँ। जुलियन के मन में यही चल रहा होता है कि मैं तो बस यहाँ पर अपना लेवल अप करना चाहता हूँ कि इस बंदे ने यहाँ पर इस चीज को कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लिया। जुलियन को ऊपर अटैक करने की बात सुनकर के ही वहाँ पे फटने लगती है। जुलियन के सामने वादा करते हुए कहता है कि मास्टर, मैं आज से कसम खाता हूँ मैं कभी भी आपकी बात को ऑफेंड नहीं करूंगा, मैं ऐसा करूँ तो मुझे बुरी मौत मिले, उसके लिए अगर फिर चाहे मुझे आप मरने के लिए भी कहेंगे तो मैं उसके लिए भी अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए तैयार रहूंगा, मगर मास्टर प्लीज आज के दिन मुझे बस जाने दीजिए, प्यार अब से आपके लिए खुले दिन की तरह बिल्कुल साफ है। उनको इस तरीके से ड्रामा करते हुए देख करके तो अब जुलियन भी हार मान लेता है, ठीक है जो करना है वो करो, लेकिन मुझसे दूर हट जाओ। जुलियन के इतने कहने के साथ ही अचानक से वहाँ पे थोड़ी दूर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी अनलेस होने लगती है। इतनी दूर से फील करते हुए जुलियन भी कहता है कि ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर है, यहाँ पर कोई ट्रेजर तो नहीं निकलने वाला है। सिस्टम भी बाहर निकल आता है और जुलियन को बताता है कि ईस्ट की ओर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही है, अनटोल्ड फॉर्चून 1 लाख इमोर्टल माउंटेन्स अपीयर हुए हैं। तो जुलियन भी कहता है कि ना, मैं इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जाने से तो अच्छा है कि इस बार बाकी के लोगों को उस फॉर्चून को लेने दो, तो बस वापस घर जाकर के यहाँ पर आराम करना चाहता हूँ। उनको ज्यादा देख होंग भी मन में कहता है कि इस बार तो भाई बच गया, इस बंदे ने तो आज ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट मुझे कूट ही दिया होता। यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। अगले सीन में हमें ईस्टर्न रीजन के 1 लाख इमोर्टल माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एक बंदा बड़ी तेजी से उन माउंटेन्स के बीच ही उड़ता हुआ जा रहा होता है। इसके साथ ही हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है जो कि केमिंग सेक्ट का एक एल्डर होता है। कल्टीवेशन पावर लेट ट्रिबुलेशन स्टेज की होती है। तो यही कह रहा होता है कि 1 लाख इमोर्टल माउंटेन्स की पावर मेरे सेक्ट को चेंज करने के लिए काफी है। जगह पर वो बंदा आया होता है, उस जगह पर ऑलरेडी काफी सारे लोग मौजूद होते हैं। एक बूढ़ा अंकल और एक छोटी बच्ची पेड़ से फलों को तोड़ रहे होते हैं। तोड़ते हुए वो छोटी बच्ची अपने डैड से पूछ रही होती है कि डैड क्या इस फ्रूट से हमारी मॉम ठीक हो जाएगी। तो बताता है कि हाँ ये मैजिकल फ्रूट तुम्हारी माँ को जरूर ठीक कर देगा। पहले उस बंदे के ऊपर एक जोरदार धमाका होता है, साथ ही वो छोटी बच्ची और उसका फादर वहाँ पे मारा जाता है, क्योंकि इतनी ब्रूटली तरीके से खत्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही बंदा होता है, टेंजी कैंगमिंग क्लैन का वो बंदा। बेचारे बाप बेटे को खत्म करने के बाद में हंसते हुए कहता है, तुम लोली आंट्स की हिम्मत कैसे हुई मेरे इन फ्रूट्स को टच करने की। तो वो बंदा अपनी पावर्स को अनलेस करते हुए अपनी बड़ी बड़ी स्पिरिचुअल पाम्स को बनाता है और बाकी के लोगों को भी वहाँ पे मारने लगता है। तो उस हमले से कुछ बचे हुए लोग उससे पूछने लगते हैं, आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम हम इनोसेंट लोगों को यूं क्यों मार रहे हो। तो बंदा बड़ा हंसते उन लोगों से कहता है कि तुम ईस्ट के कल्टीवेटर्स मेरी बात ध्यान से सुनो। चैंगमिंग डाउ सेक्ट का एल्डर चेन जीजी और अब से ये 1 लाख इमोर्टल माउंटेन्स यहाँ पर मेरे सेक्ट से बिलोंग करते हैं। सब लोग अभी कभी यहाँ से भाग जाओ या फिर मारे जाओ। तो वहाँ के बाकी के लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लगते हैं कि क्या इतनी जल्दी मेजर सेक्ट के लोग यहाँ पर हमारे ऊपर हमला करने के लिए भी आ गए। इवन कि इन लोगों ने तो हमारे सारे माउंटेन को ही सील कर दिया, तो फिर अब हम लोग यहाँ पे बच करके कैसे निकलेंगे। ये लोगों से उठा करके वहाँ से ले जाते हुए कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी सेंट्रल रीजन इमोर्टल्स से बड़ा पड़ा है, हम लोग इनका बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकते। हम लोगों को यहाँ पर अपनी जिंदगी बचा करके इस जगह को छोड़ करके भाग जाना चाहिए। एनसीसी उन लोगों से कहने लगता है, ईस्ट के बेकार लोगों, मेरी यहाँ पर तुम्हारे साथ में खुद पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। अगर यहाँ पर सेंट्रल रीजन के अंदर इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं होता, हम लोगों को भी यहाँ पर खाने के लिए इतनी ज्यादा फाइट नहीं करनी पड़ती। वो एल्डर एनसीसी ये सब कह रहा होता है कि तभी अचानक उसके ऊपर एक जबरदस्त अटैक होता है। उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि बाहर में जाए तुम्हारा चैंगमिंग सेक्ट। इतना ज्यादा एरोगेंट बनने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ईस्ट में खाली तुम ही इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो। वहीं पे उस बंदे के ऊपर ही हमला करने वाली कोई और नहीं बल्कि मियाँ ही होती है। और उस एल्डर के ऊपर हमला करने के बाद में अपने मन में कह रही होती है, यहाँ पर इस बंदे के ऊपर अपने 70% पावर का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी इसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आया। पे वो एल्डर चैंगमिंग एक बड़े से पहाड़ को अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ में उठा लेता है। मियाँ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि लगता है कि कोई अंधा यहाँ पर मरने के लिए आ गया है। अभी मेरी पहली की ट्रीट तुम लोगों के लिए काफी नहीं रही। वो बंदा वहाँ पर मियाँ के ऊपर अपनी 5 फिंगरिंग प्रेस से हमला कर देता है। काफी ज्यादा बड़ा और वाइड रेंज अटैक होता है, लेकिन वहाँ पर रोकने के लिए मियाँ भी वहाँ पर अपनी पेगासस मीटियोर फिस्ट का इस्तेमाल करने लगती है। हमलों के बावजूद भी मियाँ के उसके उस हमले को रोकने में काफी ज्यादा दिक्कत आने लगती है। उसका मजाक उड़ाकर हंसते हुए से कहता है कि छोटी बच्ची, तुम्हारे अंदर ताकत यहाँ पर मुझे खरोच लगाने की भी लायक नहीं है। भी अपनी पूरी ताकत के साथ मैं उसके हमले को रोकते हुए कह रही होती है कि मेरी उन फिस्ट के अंदर स्टार्स की पावर्स थी। नॉर्मल कल्टीवेटर तो ब्लॉक भी नहीं कर सकता, लेकिन ये उसको हर्ट भी नहीं कर रही। मियाँ को उस हमले को रोकने में अपनी पूरी ताकत के साथ में भी दिक्कत आने लगती है। वो एल्डर अपने हमले की पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए मियाँ से कहता है कि अब तुम मेरे लिए यहाँ पर हार मान लो। मियाँ वो उस हमले के प्रेशर को और ज्यादा नहीं रोक पाती, उस हमले के नीचे आकर के दब जाती है और काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। मियाँ को हराने के बाद वो बंदा मियाँ के पास में उतर करके आता है और उसे देख करके हंसते हुए कहता है कि स्टार इमोर्टल बॉडी, ये तो वाकई में तुम्हारी काफी अच्छी बॉडी है, इसलिए तुम्हें इस तरीके से आसानी से खत्म करना तो बिल्कुल वेस्ट रहेगा। मैं तुम्हें यहाँ पर अपना पपेट बना लूं। ऊपर चलाते हुए कहते हैं कि अपने सपनों में मैं यहाँ पर मरने के बाद में भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आऊंगी। तो वो बंदा अपनी पावर्स को फिर से अनलिस्ट करते हुए कहता है कि लेकिन तुम्हारे पास में कोई चॉइस नहीं है, मेरे इस माउंटेन के नीचे दब करके अब तुम्हारे पास में बिल्कुल भी पावर नहीं रहेगी, यहाँ तक कि तुम अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकती। इसलिए तुम बस यहाँ पर इंतजार करो, कुछ ही देर में मेरी रिफाइनिंग फायर के अंदर तुम्हारी सोल भी पूरी तरीके से रिफाइन हो जाएगी। साथ ही वो एल्डर अपनी फायर के साथ में मियाँ को अपने पपेट के लिए रिफाइन करने लगता है। देख मियाँ कहते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या है, इस गंदे से 5 फिंगर माउंटेन के आगे मैं कुछ भी क्यों नहीं कर पा रही। अगले ही पल वो एल्डर चेंजीजी वहाँ पर थोड़ा सा हैरान रह जाता है। पल वहाँ पर हमारा हीरो जुलियन आ जाता है, जो कि अपने कदम रखते ही एल्डर के माउंटेन को वहीं पे चकनाचूर कर देता है और उसे कहता है कि आखिर तुम्हारी यहाँ पर ये सब कुछ फसाद पैदा करने की हिम्मत कैसे हुई। वो एल्डर भी अपने माउंटेन को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय होते हुए देख करके हैरान होते हुए कहता है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मैंने यहाँ पर एक सोल डिस्ट्रॉइंग माउंटेन को बनाया था, यहाँ पर नैरो आयरन फायर के साथ में मजबूती दी गई थी, ये तो एक इमोर्टल के हमलों को भी झेल सकता था, अगर ये इस बंदे के पैरों में इतनी आसानी से कैसे टूट गया। वहीं पे जुलियन की ओर भी दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से के साथ में उस बंदे को घूरते हुए कहता है, ओल्ड मैन, क्या तुमने यहाँ पर कोई तांत्रिक विद्या के लिए यहाँ पर ये आग लगाई है।